पढ़ने का तो पढ़ लिया, रिवाइज करेंगे आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक्स को। और फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी के टॉपिक्स दिए हैं, वैसे ही फिजिक्स के टॉपिक्स, और बड़े ही आराम से बैठ के इसको कीजिए, इससे ज्यादा कुछ आने का है नहीं। और बाकी अगर आएगा भी तो आपने तैयारी तो करी ही है। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट थ्योरी और जो भी फिजिक्स में हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके है? आवाज और वीडियो वगैरह ठीक ठाक है सब? तो अब बात करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन की। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, डायग्राम भी आपके सामने है। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। और दूसरी थ्योरी ये है कि नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है मिरर पे, तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये दो थ्योरी हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अगली स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं मिरर की। बहुत ही थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब मिरर में एक प्लेन मिरर है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना। तो मिरर पे एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, क्या होती है प्रॉपर्टी उसकी? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो इरेक्ट होती है, और दूसरी चीज इक्वल इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की होती है। तीसरी बात क्या? अच्छा, अगर इक्वल, देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको बड़े दिमाग से खेलना है। इक्वल इन साइज जब होगा बेटा, तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस आएगी, सॉरी 1 आएगी। तो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है। लैटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हो तो आप देखते हो ना, जो लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है, लेफ्ट वाला आपको राइट में नजर आता है। ये प्लेन प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। अगले मिरर पे आ जाते हैं अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये तो हमने देखा है अभी, फिर भी इसमें 2 पॉइंट और भी आ गए। क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज यूजुअली वर्चुअल। तो ये भी याद रखना है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी होंगी? वर्चुअल होंगी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या? कई बार आपको करवाया है मैंने, डिफाइन करना है हमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। आपने किया भी है कई बार। अब इसमें देखिए, स्फेरिकल मिरर पे आ गए। स्फेरिकल मिरर में आपके माइंड में डायग्राम आ गया होगा। तो एक तो पोल होता है, वर्टेक्स जिसको कहते हैं, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, और डिनोट करते हैं इसको पी से। दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो बिल्कुल उसका सेंटर होता है जहां से वो सर्कल स्फेयर बना हुआ होता है। दूसरी बात। तीसरी बात, स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर से लेके और जो अपर्चर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से
प्रिंसिपल एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल तक जो जाता है, तो वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। एक अपर्चर है, अभी मैंने इस वर्ड का यूज किया था, अपर्चर। तो अपर्चर क्या होते हैं? अपर्चर होते हैं द इफेक्टिव विड्थ, जहां तक आप शक्ल देख रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जहां तक उसकी विड्थ होती है स्फेरिकल मिरर की, जो हम यूज में लाते हैं, तो उस पूरे पार्ट को हम अपर्चर कहते हैं। Principal focus, the point on the principal axis where all the rays coming from infinity or parallel rays after reflection either actually meets or appears to meet, या तो virtually मिलते हैं या actually मिलते हैं, तो वो principal focus या focus कहलाती हैं। अब ये एक फॉर्मूला आपको याद ही होगा, F इज इक्वल टू आर अपॉन टू, यानी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। यूज होगा बेटा, इसको ध्यान में रखना है। अब ये जो कुछ एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी का मतलब कि आपने जो ये लॉज भी पढ़े हैं कि हम अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ये मैंने पहले भी आपको फिजिकल क्लास में बताया है कि ये इमेज फॉर्मेशन आपको दो जगह काम आएगी। कहाँ? एक तो क्या है कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें साथ की साथ आपको एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई आप डायग्राम बना दो, है ना। सोल्व करने के बाद जो यू वी एफ जो भी आया है उसके अनुसार से आप डायग्राम बना दो, तो वहां पे आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा माइंड करना है। फिलहाल तो अभी मैं रिवीजन क्लास में हूँ, तो इतना डीपली इसमें बात नहीं कर पाऊंगा। अब देख लेते हैं इमेज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये सारे टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, ध्यान से देखना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो आयशा, आपको दिख रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार बताइएगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में यूज कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर में एक कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इन दोनों का जो यूज है वो बहुत जरूरी है। अगर किन्हीं को दिख नहीं रहा है तो वो फिर से रिज्वाइन कर लें, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या है भाई? इट इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के रूप में यूज होते हैं। It is used as a reflector in the headlight of vehicle. डेंटिस्ट यूज करते हैं और सोलर कुकर या फर्नेस में इसका यूज होता है ना। अब डीपली अभी बताने का टाइम नहीं क्यों होता है, लेकिन ये यूज आपको माइंड में रखना है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का यूज, जो रियर व्यू होता है व्हीकल वगैरह में, पीछे के इरेक्ट और इरेक्ट इमेज को देखने के लिए वाइडर व्यू में, और एज अ सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, सिक्योरिटी मिरर लगे होते हैं, या फिर रोड पे जो इंटरसेक्शन और शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे इसका उपयोग होता है। ओके। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर कर्व मिरर। कर्व मिरर बोले तो वो कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। तो फॉर्मूला तो वही यूज होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, और साइन कन्वेंशन मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी अभी रिपीट करेंगे उसको। तो जब इसमें मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है -b/u। इसीलिए आप देख रहे हैं, और न्यूमेरिकल में आप यूज भी करते हैं, कि अगर इन दोनों को हम कंपैरेटिवली रख दें, इक्वल रख दें, तो ये इमेज की साइज है, एच जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज है, इधर वी यू, इन चार में से अगर 3 दिया हुआ है, एक गायब है, तो हम फोर्थ को आराम से निकाल सकते हैं। तो एक ये मैग्निफिकेशन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर आज भी बताया था मैंने आपको कि ये अर्जेंट है, करना ही करना है आपको। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है?
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर में आपको मालूम है कि वो कांस्टेंट ही होता है, तो इनका रेशियो जो होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार मैंने बोर्ड के क्वेश्चन में देखे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो कंपैरेटिवली जो हम निकालते हैं और एक जो एब्सोल्यूट निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इस पे जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है n1 अपॉन n2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। जो नीचे लिखा होता है उसके विद रिस्पेक्ट, उसको कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू 2। तो स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और तब वैल्यू यहाँ पे पुट आपको करनी है। विद रिस्पेक्ट टू किसके है, एयर के है, प्लास्टिक के, क्या है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्लेक्शन में बेटा आपको मालूम है कि एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम की बात होती है। और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रेज आती हैं तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती हैं। देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट जानी चाहिए थी लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। ठीक इसका उल्टा, अगर इसी को हम उल्टा करके देखेंगे कि अगर डेंसर से रेयर में जाए तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेंगी। तो ये जो लॉज हैं इसको भी आपको ख्याल रखना है। ये आगे आगे ना, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection, यानी sin i अपॉन sin r जो है कांस्टेंट होता है और इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाए आपको या स्नेल्स लॉ कहा जाए, इन दोनों में आप इसी का उपयोग करेंगे। और दूसरी बात तो सेम ही है ना उसकी तरह, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे एक प्लेन में होते हैं। अब स्नेल्स लॉ के ऊपर ही यहाँ पे दिया हुआ है कि थोड़ा सा ये भी आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे n2 अब ये उल्टा है, ये डेंसर से, सॉरी हाँ डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। तो ये θ1 θ2 है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, n1 sin θ1 और n2 sin θ2। अब ये डायग्राम थोड़ा सा, वैसे इसको छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब देखें, जैसे हमने उसमें देखा था यानी मिरर में देखा था, वैसे ही यहाँ पे आपने डिफाइन किया है ऑप्टिकल सेंटर को, प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल फोकस को। तो ये सारे जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको माइंड में रखने ही है। लेंस में फिर फोकल लेंथ भी आ जाता है, अपर्चर भी आता है, बात वही है, लेकिन इसका डिफिनेशन आपको करना है, ये जरूरी है। मैं भी डिफाइन करने के लिए आ ही जाता है। और फिर वही बात फिर से रिपीट हो रही है। मैंने कहा था आपको कि इसमें फॉर्मेशन जिस तरह से लेंस में होती है, लेंस में होती हैं, चाहे वो कॉनकेव हो, ये तो कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो इन दोनों का, ये तो आपको कन्वेक्स दिखा रखा है, फिर कनकेव का भी है। दोनों का जो फॉर्मेशन है ये रहा कनकेव। तो दोनों का फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ ये जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहां से बात आ जाती है कि कन्वेक्स लेंस का हम यूज क्या करते हैं। जैसे हमने अभी कनकेव और कनकेव मिरर के यूज पढ़े, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव के लेंस के यूज क्या होते हैं, और ये आपको ध्यान भी रखना है। तो जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो एज अ मैग्नीफायर या डिटेक्टिव ग्लास की तरह यूज होते हैं। आई ग्लास, आज मेरे से किसी बच्चे ने सवाल किया था इस बात को कि हाइपरमेट्रोपिया है तो क्या किया जाए। तो है ना, देखो, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो किसी को अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको आप कन्वेक्स लेंस करेंगे प्रीफर, और अगर कन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कनकेव मिरर हो या लेंस हो निगेटिव में जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो वो पॉजिटिव में जाता है। तो बड़े ध्यान से इस न्यूमेरिकल को आपको करना है। कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में इसका उपयोग होता है कन्वेक्स लेंस का। इसी तरह से कनकेव का देखें तो टेलीस्कोप में, और आई ग्लास मायोपिया को ठीक करने के लिए,
उसमें उपयोग होता है। यूज बेटा बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पे लेंस फॉर्मूला 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f। u ऑलवेज निगेटिव होता है, ये आपको पता है। f की बात अभी मैंने बताई है। v ये डिपेंड करता है कि जो इमेज है वो कहाँ बना है, इन फ्रंट ऑफ बना है या बिहाइंड बना है, इसके अनुसार से उसका साइन कन्वेंशन हो जाता है। मैग्निफिकेशन देखिए, दोनों के मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है मिरर में और लेंस में। मिरर में हमने पढ़ा था कि m की वैल्यू होती है -v/u, माइनस होता है, निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ लेंस में जो है ये पॉजिटिव होता है, v/u होता है। बाकी इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो वहां भी यही होता है, यहाँ भी यही होता है। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बिल्कुल माइंड में रखना है। वैसे तो कल पेपर है, चिल करो। फिर पावर ऑफ लेंस, तो यहां पावर निकालने के लिए 1/f यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। लेकिन यहां मैंने क्या बताया था कि आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसा ही आपको कंफ्यूज किया जाता है कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा। सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलना है, फिर उसका पावर निकालना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। डायोप्टर कैपिटल डी जरूर लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने पावर निकाल दिया बाकी जो है एग्जामिनर कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसके बाद आ जाते हैं लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। थोड़ी सी बात आपने समझ लेनी है बस, ज्यादा कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी क्या, कि अगर दो लेंस हैं और दोनों के पावर अलग अलग हैं, तो जब हम दोनों लेंस को ज्वाइन करते हैं तो उनके पावर भी आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे एक 4 डायोप्टर का, एक 6 डायोप्टर का है, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो दोनों मिलके 10 डायोप्टर का हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आ जाते हैं। वाह क्या बात है, यही तो कलरफुल वर्ल्ड दिखाता है हमें, आई। और आई के स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से आपको करना है ना। विट्रस ह्यूमर है, ऑप्टिक नर्व्स है जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है, रेटिना है वो स्क्रीन है जहां पे इमेज बनती है, ये सिलियरी मसल है जो कि लेंस को पकड़ के रखती हैं। जब बुढ़े हो जाते हैं तो यही सिलियरी मसल जो है वो ढीला हो जाता है और लेंस जो है खिसकना शुरू होता है दाएं बाएं, तो हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के हम शिकार हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन के जवाब मैं अपने इस लेक्चर में देते जा रहा हूँ। आपको जिस तरह से लिखना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर लिखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्वस ह्यूमर है, पुपिल है यहाँ पे। पुपिल साइज को जब हम ज्यादा लाइट होती है तो हम एडजस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन। नहीं ज्यादा लाइट होता है आंखें भीज लेते हैं, तो वो एकोमोडेशन है। आइरिस है, कॉर्निया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका क्या फंक्शन है। अब मैंने बेटा ये सारी चीजें बता दी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं। ये पुपिल, आइरिस, इन सब के फंक्शन को आप भी देख लेंगे, आपके सामने है ये। और मैंने समझा दिया आपको कि किसका क्या फंक्शन होता है। आइलेंस, रेटिना। हाँ इसमें एक बात और बताते हैं आपको, दिख गया मुझे सामने, रोड एंड कोन। रेटिना कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर। रोड और कोन दो तरह की चीजें होती हैं इसमें, इनका ध्यान रखना है। एक जो है वो कलर के लिए होती है और एक जो है वो लाइटिंग के लिए होती है। When the light falls on these receptor, they send electrical signal to the brain through optic nerves। अभी बताया था मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं कि फार पॉइंट। सुनो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आ गया, सारे इंपॉर्टेंट है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। दूर तक जहां तक आप देख सकते हैं वो फार पॉइंट है। और नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी होती है, क्योंकि हम उसको स्केल और फुटा लेके मापने नहीं जाते, वो इंफिनिटी कहलाती है। लेकिन आई कैसे वर्क करता है, इसके पहले हम ये देखते हैं कि हाउ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो कई बार होता है कि जब हम पेन को अपने पास लाते हैं तो एक समय आता है जब वो हमें दो दो दिखाई देना शुरू कर देता है ना। तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक
हेल्दी जो नॉर्मल आई होता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक वो ठीक ठाक होता है। उसके ज्यादा करीब आने के पर वो हमें डबल दिखाई देता है। इसीलिए 25 सेंटीमीटर को फिर रिपीट कर रहा हूँ, 25 आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को नियर पॉइंट या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। एकोमोडेशन अभी भी बताया था ना कि जब हम फोकल साइज को कंट्रोल करते हैं, जब ज्यादा लाइट आ जाती है या कम लाइट होती है तो उसको ओपन करते हैं, तो जो एकोमोडेट करते हैं आई को, जो है हम देखने लायक बनाते हैं, उसको हम करते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है सामने। अब यहाँ से डिफेक्ट पे आ जाते हैं। मायोपिया बेटा शॉर्ट साइटनेस है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट, ये जो है एब्नॉर्मलिटी है नॉर्मल आई में जब हम प्रॉब्लम में आने लगते हैं। तो शॉर्ट साइटनेस के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि मायोपिक आई को अगर ठीक करना है तो फिर आपको यहाँ पे टोकन लगाना पड़ेगा। कौन सा टोकन है ये आप पहचान रहे होंगे। इसी तरह से शॉर्ट साइटनेस के जो काज हैं लिखने आएंगे, तो क्या होता है काज कि फोकल लेंथ आई लेंस का कम हो जाता है, आई लेंस जो है ज्यादा कन्वर्जेंट हो जाता है, या आई बॉल का एलोंगेशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है आई बॉल का लेंथ, है ना। और डिफेक्ट ऑफ विजन कैसे इसको ठीक करेंगे मायोपिया को, तो अभी अभी आपने देखा था कनकेव लेंस लगा हुआ था, तो कनकेव लेंस का टोकन लगाएं और अपने आंखों को सुरक्षित पाएं, है ना। अब लॉन्ग साइटनेस है, हाइपरमेट्रोपिया, देख लीजिए फिर से यहाँ पे लेंस लगने के बाद वो ठीक हो गया। और ठीक हुआ तो पहले खराब कैसे हुआ था वो भी देख लेते हैं। फोकल लेंथ बढ़ जाता है आई लेंस का और शॉर्टनिंग हो जाती है आई बॉल की, हो गया मामला खराब, है ना। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ फिर हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। हाँ, एक क्वेश्चन फिर याद आ गया मेरे को कि ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा ध्यान से करना है कि कनकेव लेंस जो होते हैं वो डाइवर्जिंग क्यों होते हैं और कन्वेक्स कन्वर्जिंग क्यों होते हैं, क्यों कहे जाते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है धड़ाधड़ नोट करके एक बार पढ़ लीजिएगा इसको कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट सारे जो है वो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, रियल में मिलते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। और कई बार यानी कनकेव लेंस में क्या होता है कि लाइट जो है वो अलग अलग बिखर जाते हैं, इसीलिए उसको हम कन्वेक्स लेंस में कहते हैं। अब यहां से आगे बात कर लेते हैं, छोटे छोटे और भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं ना। एस्टिग्मेटिज्म है, तो द लाइट कमिंग इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स डू नॉट कम टू फोकस at the same point. As a result, the horizontal and vertical view of an object are not seen with the same clarity. कई बार हम horizontal और vertical को ठीक ठाक नहीं देख पाते हैं, तो उसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और ये तभी होता है जब कॉर्निया या आई लेंस या दोनों परफेक्टली स्फेरिकल ना हो तो। अब इसके लिए आप सिलिंड्रिकल सेल का यूज करते हैं। आई रिपीट, एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज होता है। ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इतना बस ध्यान रखना है। इसी तरह से प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया में क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। और काज अभी बताया था मैंने, क्या होता है, मसल जो है वो ढीले हो जाते हैं, सिलियरी मसल। यहाँ पे आपको जब दोनों ही गड़बड़ है तो बाइफोकल लेंस का यानी दोनों लेंस का उपयोग, आधे देखते हो ना, तो कई लोग जो है वो पढ़ेंगे तो नजर झुका लेंगे और देखेंगे दूर तो नजर उठा लेंगे, है ना। फिर मुझे एक गजल याद आ गया था, नहीं गाऊंगा। अब आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म की बात आज ही मैंने की थी आपसे, तो इसको ध्यान में भी रखना है कि जब प्रिज्म से लाइट देखो इस तरह से आती हैं तो आने वाली जो रेज हैं इंसिडेंट रे हैं, जो यहाँ से निकलती हैं वो इमर्जेंट रे हैं। इनके बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इधर इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इनका थोड़ा ख्याल रखना है ग्लास प्रिज्म का, इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होते हैं, तो द प्रिज्म इज इन द पोजिशन, द मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इमर्जेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखना है, अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों जो है इक्वल होते हैं तो मिनिमम डेविएशन होता है। ये बात आपको भेजे में बिठा के रखना है। डिस्पर्सन हमने क्या पढ़ा था कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। जरा इस डायग्राम को हवा हवाई में मत उड़ा लेना, ध्यान रखना खतरा सबसे ऊपर है, यानी कि रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट होती क्यों है? पता है 7 कलर से है, सातों की स्पीड एक जैसी नहीं होती है, दौड़ लगाते हैं बेचारे, कोई पीछे रह जाता है कोई आगे। तो अब यहाँ तो सवाल 1 नंबर में भी आ जाता है ना कि कौन पीछे रह जाता है और कौन आगे। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में आपको उसका जवाब मिल रहा है, आप चाहें तो नोट कर लेंगे कि रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट हैज शॉर्टेस्ट। तो जो इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है वो स्क्रीन में सबसे ऊपर दिखता है, जिसका शॉर्टेस्ट होता है वो सबसे नीचे दिखता है। एंड ड्यू टू डिफरेंस इन देयर वेवलेंथ और स्पीड द लाइट ऑफ different colors bend through different angle. Red light bends the least and violet light bends the most. बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है कि कास्ट तो बता दिया ना अभी। अब डबल जब प्रिज्म हम ऐड कर देते हैं तो देखते हो एक बार व्हाइट लाइट गई 7 कलर में आएंगी, फिर ये 7 कलर जब दोबारा प्रिज्म से जाएंगी तो सिंगल यानी व्हाइट लाइट में आ जाएंगी। तो ये रिकॉम्बिनेशन है प्रिज्म का। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था जुगाड़। अब उन जुगाड़ को मैं यहाँ तो बोलूंगा नहीं, आप याद रखना। दिस कलर्ड बैंड इज कॉल्ड रेनबो। Thus, rainbow is produced due to dispersion of white light by small raindrops hanging in the air after the rain. Rainbow is seen when the sun is behind the observer. सन जब ऑब्जर्वर के पीछे होता है, बिहाइंड द ऑब्जर्वर होता है, तब 3 बातें होती हैं। एक रिफ्लेक्शन भी होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है। 3 का याद रखना है, भेजे में बिठा लो। और इन तीनों के कारण ये जो है रेनबो की फॉर्मेशन होती है। डीपली नहीं समझा पाऊंगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन देखो, यहाँ से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्लेक्शन हो गया। इंटरनल रिफ्लेक्शन देख ही रहे हो, यहाँ से ये वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है और डिस्पर्सन हो ही रहा है, व्हाइट लाइट जो है वो ब्रेक हो रहा है सबट कलर। अब यहां से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, मैंने जो तकिया कलाम आपको बताया था वहां पे देखना है कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। स्टार अपीयर हायर, ज्यादा ऊंचे काहे नजर आते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एडवांस सनराइज सनसेट काहे होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और स्कैटरिंग के एकदम देखो कितना अलग से करके मैंने आपको दिया है। ये 3 तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होते हैं और इधर 3 4 जो है वो स्कैटरिंग के कारण होते हैं। स्काई का ब्लू कलर, स्काई ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स, और ब्लू कलर ऑफ ओशियन एंड क्लाउड होते हैं व्हाइट। अब देखो दोनों को इतना क्लेरिफाई कर दिया है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो गुरु जी की गलती कतई नहीं है ना। अब यहां से मैं आगे बात करता हूं। देखो क्वेश्चन आपको जो करना है वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या है आप जानो, मैंने पढ़ा दिया। आंसर है, मैं नहीं दिखा रहा। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट वही तो होता है। बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल। घर का एग्जांपल दिया था, जब खिड़की से रेज आती हैं तो हम देखते हैं यूं 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 घूम रहा है, तो पार्ट ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो पाथ है लाइट की वो विजिबल हो जाती है ना। तो जो हम देखते हैं ना घूमते घामते, तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट की बात ये कर रहा है, मैं आपके घर की बात बता रहा हूँ, तो वो सेम है। ओके। अब बिना टॉपिक बताए इसने आपको कहीं और पहुंचा दिया है, अब मैं वहीं पहुंच रहा हूं।
और ये है इलेक्ट्रिसिटी का। द कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट्स सिंबल इज C। लाइट से हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी पे। प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज वही होता है, इतना ही होता है, डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का होता है। क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू Ne होती है। याद होगा आज जब हम जूल्स लॉ को प्रूव कर रहे थे तो वहां पे इसको हमने यूज किया था। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर करें भाई? तो द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन प्लेस और एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए आई की वैल्यू Q अपॉन T होती है। इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या होती है भाई? एम्पियर। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात फिर बता रहा हूं, ध्यान से कान खोल के सुन लेना। जो ओम्स बाबा ने हमें पढ़ाया है, एक अपना लॉ V इज इक्वल टू IR, कहीं दिखेगा क्या? दिखेगा आगे। तो जो V इज इक्वल टू IR पढ़ाया है, तो V वोल्ट, V की यूनिट वोल्ट, I एम्पियर, और R हो गया रेजिस्टेंस यानी ओम में जो मेजर करते हैं। इन तीनों में ना कहीं भी डिफाइन करने आ जाता है। जैसे मैं आपको नजारा दिखा दूं एक बार, दिख जाओ, आगे दिखेगा क्या? आपको, आप क्वेश्चन नोट कर लो अपनी कॉपी में कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक नंबर में आपको किसी 5 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बीच में टपका हुआ नजर आएगा। ये ध्यान रखना है। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू 10⁻³ एम्पियर होती है। कई बार न्यूमेरिकल आ जाएंगे, वहां MA दे देता है, माइक्रो एम्पियर दे देता है। अब हम कंफ्यूज, यार अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों कन्वर्जन। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो करंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग एमीटर, एमीटर से मेजर करते हैं। लेकिन यहां फिर मुझे एक क्वेश्चन याद आ जाता है, आप क्वेश्चन नोट कर लो कि व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन दैट। अब आप समझो कि एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या सीरीज में करते हैं, और क्यों करते हैं। ये एक क्वेश्चन लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होते हैं उसके अपोजिट में। ये भी एक नंबर के लिए अलग से लिखा है मैंने कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा ना उसका अपोजिट साइड में करंट फ्लो करता है। तो ये आप सर्किट डायग्राम भी दे दे तो बड़ा ध्यान से करना है इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W की वैल्यू Q भी होती है। पोटेंशियल क्या होती है? जो वर्क डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से खींच करके किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए, उसको हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फॉर्मूला याद रखो बेटा, W इज इक्वल टू QV चार्ज इंटू पोटेंशियल। यूनिट क्या होती है भाई? तो चूंकि चार्ज अपॉन पोटेंशियल 1 जूल और 1 कूलम, इन दोनों ये आ गया, इसी को मैं ढूंढ रहा था। जैसे आ गया कि 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो देखा आपने 1 जूल और 1 कूलम। तो हम यहां से डिफाइन कर देंगे ना कि जूल किसकी यूनिट होती है, कूलम किसकी यूनिट होती है। भाई एक 1 जूल काम करने के लिए अगर हम 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम 1 वोल्ट करते हैं। बाकी डिफिनेशन आप जानो, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन 1 जूल ऑफ बला बला बला। अब देखो, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सिंबल आपने अपने एनसीईआरटी बुक में खूब खूब अच्छे से देखी होगी कि स्विच ऑफ, रजिस्टर, ये वो। तो बेटा ये चीजें सर्किट के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मुझे याद है बोर्ड के इस या पिछले वाले में इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाने भी आया था। इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा आपको एक बार ध्यान रखना है, सर्किट को ध्यान से देख लेना कि कहाँ पे हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो बहुत लंबी लाइन होती है ना जो बैटरी बनाते हैं, तो पॉजिटिव कहाँ लिखते हैं, निगेटिव कहाँ लिखते हैं, सारी चीजें ध्यान से देख लेना। सर्किट भी बनाने आया था, मुझे अभी भी याद आया है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं ओम्स लॉ। आगे ओम्स बाबा ना
V इज इक्वल टू आई आर। ग्राफ बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा कि V कहाँ प्लॉट करते हैं, I कहाँ प्लॉट करते हैं। अगर आपने इसमें गड़बड़ी कर दी ना कि I को V की जगह पटक दिया तो आपके भी नंबर उठा पटक देगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ओम्स लॉ में आज मैं वैसे ये सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दिया है इसने। और देखो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ये जवाब यही दे दिया इस नालायक ने। आप देख रहे हो वी कैसे कनेक्टेड है बेटा। वी है पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस के, और एक ऐसे है चौड़े में है, ये बिल्कुल सीरीज में। तो ये क्यों कनेक्ट होते हैं, एक ही रीजन है यार। अगर ये सीरीज में कर दोगे ना, वी को उठा करके सीरीज में अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये बहुत रेजिस्टेंस पावर होती है, तो आपका बिल घर का ज्यादा आ जाएगा। और ए जो है इसमें, क्योंकि बेचारा ये इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इसको उठा पटक करके कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरीज में लगाया जाता है। ओम्स लॉ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी बताया था। 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो मैंने पहले कह दिया ये 1 ओम 1 वोल्ट ये डिफाइन करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओहो आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर। क्या ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना, और नेचर ऑफ मटेरियल तीसरी बात हो गई। अब इन ऊपर वाले दोनों को कंबाइन कर दो तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। वाह क्या बात है ना। इस पे न्यूमेरिकल एरिया, हाँ एक बात मैं बता दूं आपको, आज भी बताया था मैंने आपको कि एरिया का बड़ा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें रेडियस दिया हुआ है या डायरेक्ट एरिया दिया हुआ है। अगर एरिया दिया हुआ है तो बल्ले बल्ले काम फिट है, लेकिन अगर रेडियस दिया हुआ है तो पहले आप पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि वायर का जो क्रॉस सेक्शन आगे वाला पोर्शन होता है सर्कुलर होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगा करके पहले एरिया निकालेंगे, फिर जाकर के बला 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 करके। ऑन व्हाट डज रेजिस्टेंस डिपेंड, डिपेंड बता तो दिया, अब क्या बताऊं, है ना। अब आगे आ जाते हैं कि सीरीज में बेटा देखो, इसको प्रूव करने के लिए मैंने कहा था आपको कि एक तो प्रूफ भी देख लेना है कि जो टोटल पोटेंशियल होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे एक बैटरी ऐड है तो जो टोटल पोटेंशियल होते हैं वो V1 V2 V3 यानी सबका कॉम्बिनेशन होता है, एक बात। लेकिन मैं कुछ और बात बताना चाह रहा था, हाँ ये कि जब हम सीरीज में देखते हैं तो सीरीज में तीनों आपस में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाते हैं, R इक्विवेलेंट हो जाता है। लेकिन इसको प्रूफ करने वाला भी तरीका थोड़ा आपको माइंड में रखना है, मैंने कई बार करवा दिया है आपको, पीछे के वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, ये वाला जो है फॉर्मूला ये भी आपको देख लेना है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब बात आ जाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओहो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद है ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। कैसे कैसे प्रूव करते हैं और किन बातों पे डिपेंड करता है। तो ये तो जब आप फॉर्मूला याद रखेंगे ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो अपने आप फॉर्मूला देख के बोलेंगे हाँ H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। बस फॉर्मूला याद है तो जवाब भी तैयार है। ओहो, बल्ब जल गई दिमाग की, बहुत अच्छी बात है। बल्ब जलानी है, लेकिन इसमें टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं, ये आज भी मैंने आपसे बात करी थी कि टंगस्टन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस जब हीट में उसको कन्वर्ट करता है और हीट जो है ग्लो करता है, तो इसमें क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए टंगस्टन वाला जो फिलामेंट है ये ब्रेक नहीं होता है जल्दी। अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब खराब, है ना। तो हीटर वगैरह में जब सस्ता माल लेके आते हैं ना तो यही पंगा होता है, क्योंकि उसमें रजिस्टर जो होता है वो कहता तो है कि हाँ ले जाओ, जो सस्ता है बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो वीक होता है, वो मिलावटी होता है। इस वजह से थोड़ा भी हम गर्म करते हैं पानी या ऐसे वैसे हीटर जलाते हैं तो वो जल्दी पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जब मिक्सिंग होगा, मिक्स वाला मेटल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो फिर खर्चा खाम खा बढ़ बढ़ जाता है उससे।
है ना। आर्गन और नाइट्रोजन चूंकि अनरिएक्टिव गैस, इनएक्टिव गैस होती है, इसलिए आर्गन या नाइट्रोजन इसमें फिल होता है। कभी देखा नहीं ट्यूबलाइट वगैरह को फोड़ के कितनी अच्छी आवाज आती है, तो उसमें आर्गन और नाइट्रोजन ऐड होता है। अरे बबुआ, हाँ, पावर आ गया, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, यानी E इज इक्वल टू पी अपॉन टी, या उल्टा बोल दिया, सब ठीक ही बोल रहा हूँ, E इज इक्वल टू पी टी, है ना। तो ई का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला या पावर का फॉर्मूला, ये बेटा थोड़ा ध्यान से रखना याद, है ना। दिमाग में क्या चल रहा है, पहली बार देखा हूं ऐसा फॉर्मूला, चलाओ दिमाग चलाओ। पावर की यूनिट जो होती है बेटा वो क्या, जूल होती हैं, है ना। और एसआई यूनिट जूल पर सेकंड होती है पावर, एनर्जी की जूल होती है ना, एनर्जी की जूल होती है, और पावर होता है ई अपॉन टी, यानी कि जूल पर सेकंड। उसको हम वाट भी कहते हैं, एक जूल पर सेकंड को एक वाट कह ले, कोई बुराई नहीं है। और यहाँ देखो फिर से एक जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी को डिफाइन करने के लिए आ गया, करना आप ही को है, ये कोई बकवास की चीज है। आह, धड़कनें तेज हो गई होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे आ गए। करना क्या है इसको, कुछ नहीं, याद रखना है, एक थे और स्टेट बाबा 1820 में फर्स्ट टू डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कंपास निडल वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद ही होगा कि जब करंट हम पास करते हैं तो निडल जो है वो दाएं बाएं होना, डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। हेंस अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा था आपको। अब मैग्नेटिज्म क्या है भाई, तो मैग्नेट के आसपास जो वो खींचने वाली पावर होती है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहां तक, हाँ थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ, एक मैग्नेट की पावर जहां तक खींचने की होती है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, तो उन सारे स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहां तक खींच सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इज a quantity which has both direction and magnitude। चलो छोड़ो, सवाल पूछना था मेरे को कि इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे या वेक्टर क्वांटिटी, छोड़ो अभी अपना काम करो। तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस प्रॉपर्टीज, आज भी बात कर रहा था मैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस जो आप ये निकलते हुए नॉर्थ से साउथ देख रहे हो ना, बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है साथ में, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, 3-4 प्रॉपर्टी बिल्कुल ध्यान में रखना है। सारे क्लॉज होते हैं, क्लॉज कम होते हैं, दे कम आउट ऑफ मैग्नेट फ्रॉम द साइड ऑफ द नॉर्थ एंड गो टू साउथ, ठीक है ना। और भी आप बात बताऊं, ये लिखा है इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए सुनिए। मैग्नेट के बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ जाता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, ये बात ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक लाइंस प्रॉपर्टीज, सबसे बड़ी चीज है कि ये लाइन आपस में इतने अच्छे होते हैं कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। If they intersect at a point, it would mean compass needle placed at the point of intersection would point towards two direction at that point, which is not possible. Magnetism, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, ये पढ़ा दिया बेटा, इसको आपको करना है मैग्नेटिक लाइंस की बात। फिर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और करंट कैरिंग कंडक्टर आपने लॉ देख रहे हो ना, थम्स रूल वाला, तो इस लॉ को करना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर को होता है, राइट हैंड थंब रूल जो है
वो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, आप जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं इसको। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी उसी में, पाम वाला जो है। और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का एक डायग्राम बेटा देखना है आपको ध्यान से कि किस तरह से इसमें डायग्राम की फॉर्मेशन होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दिखा रखा है यहाँ पे कि करंट फ्लो पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ, एक कंडक्टर दिखा रखा है। और फिर इसमें जब लॉ लगाते हैं, पढ़ा है ना उस लॉ को, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बनती हैं इसमें। और ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है? सॉफ्ट कोर पे जब हम किसी वायर को लपेट देते हैं, है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक तो आप सोलेनॉइड देख रहे हैं, दूसरी बात इसमें नॉर्थ और साउथ का फॉर्मेशन, और तीसरी बात क्या कि सोलेनॉइड में हाँ देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्लॉकवाइज जहां पे घूमेगा वो साउथ पोल बनाता है, जहां पे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वहां पे नॉर्थ बनाता है। ये वाला डायग्राम बिल्कुल ध्यान से रखना है जब आप देख रहे हैं, तो साउथ पॉइंट और नॉर्थ पॉइंट को ध्यान से समझना है। इसके बाद बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है ना, वो एक परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेंगे, वैसे ही का मामला खत्म हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई आपने टर्न कितना लगाया है। सोलेनॉइड की सेम चीज है, सोलेनॉइड का भी सेम ही फैक्टर है। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एंड मीडियम इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जो हम सॉफ्ट को कोर यूज करते हैं, वो किस चीज का है, उसका मीडियम क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है सोलेनॉइड में। तो अब यहाँ पे आ गया जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, बात इसकी आ गई। और फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आप कोई वो नहीं है। फिर लॉ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को करना है आपको। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, रूल आपको बताया है ना कि बिल्कुल रूल जो है वो रूल की तरह ही आपको लिखना है, कहीं दाएं बाएं नहीं करना है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल, अगर राइट एंगल पे एंटर हो रही है इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन विल बी, क्या होगा, इनटू द पेज होगा आउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे इसका जवाब आता नहीं, अरे नहीं दिखा नहीं रहा, आप अपने आप जवाब ढूंढ लेना, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अब ये घर वाला जो सर्किट होता है, उसमें क्या होता है, फ्यूज लगा होता है, ओवरलोडिंग की बात होती है, कलर होता है। तो फ्यूज बहुत जरूरी है, ओवरलोडिंग बहुत जरूरी है, इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि फ्यूज में हम टीन और लेड का यूज करते हैं, लॉय का, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जूल्स हीटिंग इफेक्ट को ये फॉलो करना चाहिए। और ओवरलोडिंग जब होती है भाई, तो फ्यूज ही उसको बचा सकता है शॉर्ट सर्किट से,